MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक क्लास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश, जिसमें हम इल्तुतमिश, बलबन और उनके प्रमुख कार्य और इनके अलावा जो गुलाम वंश के अन्य राजा हैं उनके बारे में हमें अच्छे से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है अलग अलग MCQ करा रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सारे जो वहाँ पे दे दिए गए हैं, आप जाके वहाँ से सबको जो है कर सकते हैं। तो मैंने एंशियन हिस्ट्री के बाद अब जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम शुरू कर दिए हैं। आज का जो वीडियो है ये गुलाम वंश से जुड़ा हुआ है। MCQ क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक और भारत में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था। मोहम्मद गौरी के ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा करके भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। उसे, पहला ऑप्शन है, उसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गलत हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम नहीं कहते हैं, इल्तुतमिश को कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, उसका संबंध मामलुक वंश से था। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध मामलुक वंश से नहीं था, वो इल्तुतमिश का था, क्योंकि सब अलग अलग संतानें थीं। तो आपका ये गलत हो जाएगा। एलदूज उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था, ये सही हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम एलदूज था वो ऐबक का प्रतिद्वंदी था, ये सही हो जाएगा। उसे तराइन के युद्ध में भाग लिया था। तो तराइन के युद्ध में भाग किसने लिया था? तो तराइन के युद्ध में भाग लिया था किसने? जो इल्तुतमिश ने भाग लिया था। ऐबक ने जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लिया था। पहले में भाग लिया था लेकिन दूसरे में भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कथन सत्य है। नेक्स्ट आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। उसके नेतृत्व में इल्बरी वंश का उत्थान हुआ था, बिल्कुल सही है। तो गुलाम वंश में जितने भी राजा हुए थे वो एक ही वंश के नहीं थे, अलग अलग थे। तो इल्बरी वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने लाहौर को राजधानी बनाई थी, बिल्कुल सही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर शासन किया था, लाहौर को राजधानी बना के दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2.5 दिन में सैनिकों की जो है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनवाई गई थी, आप इस चित्र में देख सकते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान की क्रीड़ा के दौरान, चौगान खेल रहा था तो घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद आराम शाह को युद्ध में पराजित किया था, गलत हो जाएगा। याद रखना, आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित किया था, लेकिन वो दामाद नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। यहाँ दामाद लिख दिया गया, तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दिल्ली पे पहली बार शासन इसने स्थापित किया था। इल्तुतमिश के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बिहार और बंगाल का गवर्नर घोषित किया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जबकि पहला ऑप्शन इसमें क्या है? गलत हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, ना कि दामाद था वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल जो है 1210 से लेके जो है 1238 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया था? ठीक है, तो इल्तुतमिश ने कौन सा कार्य नहीं किया था? तो याद रखना, मारवाड़ की राजधानी नागदा पर आक्रमण नहीं किया था, उसने रणथंभौर जालौन पर आक्रमण किया था। अजमेर नागौर पर सत्ता स्थापना किया था, ग्वालियर और बयाना पे किया था, लेकिन जो है मारवाड़ पे आक्रमण नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तथ्य, एक तरफ संबंधित व्यक्ति है। इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कुबाचा, गलत हो जाएगा। कुबाचा ऐबक का प्रतिद्वंदी था, इल्तुतमिश का नहीं था। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 40 सरदारों का जो दल था उसको इल्तुतमिश ने बनाया था। सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि जो है इवाज ने, और गजनी का उत्तराधिकारी एलदूज था। ये सब सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा
1221 ईस्वी में तब उत्पन्न हो गया जब चंगेज खां सिंधु नदी तक पहुंच गया। वह किसका पीछा करता हुआ आया था? ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, जलालुद्दीन मकबरनी का। तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए जो है कौन आया था? चंगेज खां। वो सिंधु नदी तक पहुंच गया था और चंगेज खां जो है क्या कहते हैं, भारत पर आक्रमण का खतरा बन गया। इल्तुतमिश उसमें दिल्ली का सुल्तान था। तो याद रखना, जो आपका जलालुद्दीन मकबरनी है, इन्होंने मदद मांगी थी इल्तुतमिश से कि हमें भारत में आने दिया जाए, लेकिन इल्तुतमिश ने सोचा अगर मैं इसको जलालुद्दीन को भारत में आने दूंगा तो भारत पर चंगेजों का आक्रमण हो जाएगा, अर्थात मंगोलों का आक्रमण हो जाएगा। इसीलिए उसने जो है मकबरनी को भारत में आने से रोक दिया और जो है भारत पर जो है मंगोल आक्रमण के खतरे से बचा लिया। तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, क्योंकि चंगेज खां किसका पीछा करके हुए आ रहा था? तो जलालुद्दीन मकबरनी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, रजिया सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है। बिल्कुल सही है। मिनहाज ए सिराज ने रजिया को उसके भाइयों में सबसे योग्य और सक्षम माना था। बिल्कुल सही है। तो उस समय के इतिहासकार थे, इन्होंने रजिया का सपोर्ट किया था। होयसल वंश की रानी जो है रुद्रमा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार समांतर रखता है। गलत हो जाएगा, दोनों में बिल्कुल अलग अलग मामला है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में समानता नहीं है, व्यवहार में भी और वैसे भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। केवल 1, 2 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रजिया ने राजपूतों पर नियंत्रण के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा सल्तनत में शांति सुनिश्चित कायम की थी। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रजिया ने अपने प्रति वफादार अमीरों का एक दल खड़ा किया था और एक गैर तुर्क को ऊंचा पद दिया था। ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने शासक के बारे में लिखा है कि उस दिन से बरान, अमरोहा, संभल और कटेहर आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्ता सुरक्षित हो गए और उन्हें उपद्रवों मतलब जो विद्रोही थे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई? तो किसके बारे में था? क्या था? तो बर्नी ने बलबन के बारे में कहा है। बलबन के बारे में बर्नी ने कहा है कि बलबन के शासनकाल में इन सब क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे और बलबन ने अपनी रक्त और लौह की नीति के बल पर उसने जो है इन सारे विद्रोह को क्या किया? समाप्त कर दिया। इक्ताओं में, इक्ता मतलब होता उस समय राज्य होता था, प्रांत होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है। पहला है, उसने जो है नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही है। और नियामत एक खुदाई सिद्धांत के अंतर्गत उसने जो है अल्लाह को श्रेष्ठ माना था। इसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। गलत हो जाएगा। इस व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उसे तुर्कान चहंगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया था। बिल्कुल है, सही हो जाएगा। तो जो 40 सरदारों का ग्रुप था जिसे हम तुर्कान चहंगानी कहते हैं, इसको जो है समाप्त कर दिया था किसने? तो बलबन ने समाप्त किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था, आपको याद रखना, इल्तुतमिश ने किया था। तो आपका ये सही हो जाएगा। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बलबन के समय में बंगाल में भी विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था, ना कि बलबन ने किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गयासुद्दीन बलबन के सुल्तान बनने के पश्चात हुई विभिन्न घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें सत्य और असत्य पे हमेशा गौर करना है। इनमें कौन सा कथन असत्य है? बलबन ने दरबार में खून और फौलाद की नीति का पालन किया था। तो खून और फौलाद का मतलब ही होता है रक्त, जो है रक्त और लौह की नीति कहते हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला हलाकू का पौत्र ने बलबन के काल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। गलत हो जाएगा। यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। बलबन ने जो है बंगाल अभियान के पश्चात बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। यह उसका बेटा था, इसी को जो है बंगाल को सूबेदार बनाया गया था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 गलत होगा। यहाँ चूंकि असत्य पूछा जा रहा है तो केवल 2 असत्य होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बलबन द्वारा किए गए विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कथन शामिल हैं? इसमें कौन सा कथन है जो बलबन के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में बताया जा रहा है?
सैन्य सुधार के अंतर्गत उसने दीवान अर्ज का गठन किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, बलबन ने मंगोलों से आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो है दीवान अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी में हर जगह पूछा गया है। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी, तो सिजदा पाबोस प्रथा ईरानी प्रथा थी। सिजदा मतलब होता है जो है क्या कहते हैं पैर चूमना सुल्तान का, और पाबोस मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। तो ये भी जो है क्या था, शुरू किया था। प्रशासन में नायब ए मामलिकात का पद शुरू किया था, ये गलत हो जाएगा। इस पद की शुरुआत बलबन ने नहीं की थी, बहराम शाह ने की थी, ये गलत हो जाएगा। सुल्तान की जो है निरंकुशता को वैधानिकता प्रदान की गई थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2, 4 सही है और आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलबन के शासनकाल में बंगाल के लखनऊती, तो लखनऊती याद रखना बंगाल की राजधानी थी उस समय में, किस शासक ने विद्रोह किया था जिसको दबाने के लिए बलबन स्वयं बंगाल अभियान पर गया था। तो बंगाल में जो है विद्रोह हुआ था बलबन के समय में, तो उसका सूबेदार था, उसका नाम था तुगरिल खां था। इसी ने विद्रोह किया था, इसी को दबाने के लिए गया, और दबाने के बाद विद्रोह को उसने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। तो बुगरा खां किसका बेटा था, तो बलबन का बेटा था, इसी को बनाया था, लेकिन विद्रोह इसने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बलबन के समय में हुए मंगोल आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखना जी, ये मंगोल हैं, ये आपका चाइना से आते थे। चाइना जो क्षेत्र में मंगोलिया है, वो चाइना के नॉर्थ में देश है, वहाँ से लोग आते थे आक्रमण करने के लिए, और बार बार। तो सल्तनत काल में सबसे अधिक आक्रमण किसी का अगर हुआ है तो मंगोलों का हुआ। मंगोलों से सुरक्षा के लिए ही सेनाओं का गठन मजबूती के साथ किया गया था, ये बात याद रखना। तो बलबन के समय में जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उनके बारे में पूछा रहा, कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो इसको हमें चुनना है। पहला है आपका, 1245 में बलबन ने मंगोल सेनापति तैर बहादुर को पराजित किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बलबन ने मंगोलों से मुल्तान को पुनः छीना और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो याद रखना, मुल्तान को छीन लिया था किसने, तो याद रखना बलबन ने। बलबन ने मंगोलों से लड़ने के लिए जो है तरब हिंद जो है सुनाम और समाना के किलों में मरम्मत कराई थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट आपका, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो लाखों में दान करने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते थे, इसे पील बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। लाखों में दान करने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखना एक मस्जिद है, अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी अपने सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए। तो वहाँ के जो जैन और हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ करके 2.5 दिन में इस जो है मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो ये पूछा गया है क्या है, तो एक मस्जिद है। ठीक है, अब इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये आपका अजमेर में है और सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, याद रखना, ये कहाँ पर है, तो ये आपका है कहाँ पर, दिल्ली में है, ये बात याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये दिल्ली में है। और दूसरा आपका जो है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो ये आपका अजमेर में है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद याद रखना, ये भारत की पहली मस्जिद है और इसका निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये दिल्ली में है कहाँ पर, तो याद रखना, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में ही स्थित है। आप चित्र में इसको देख सकते हैं, यही भारत की पहली मस्जिद है। इसके ऊपर कोई भी जो है गुम्बज नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, दिल्ली में है और अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा है, जिसके बारे में पहले आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो कुतुब मीनार की नींव रखा था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में रखा था। लेकिन इसकी इमारत 4 मंजिला इमारत का निर्माण कराया था किसने, इल्तुतमिश ने कराया था। तो ऐबक ने नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसे 4 मंजिला पूरा कराया और फिरोज शाह तुगलक के समय इस पर बिजली गिर जाने के कारण 4थी मंजिल टूट गई थी। तो 4थी मंजिल की मरम्मत कराई और उसके ऊपर 1 मंजिल और जोड़ दिया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार में टोटल आप कितनी जो है
कितनी हो गई, तो 5 मंजिला इमारत हो गई है। आप देख सकते हैं उसके ऊपर चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर जो है सफ़ेद संगमरमर भी लगा है, क्योंकि ये संगमरमर नहीं लगाया गया था किसके समय में, इल्तुतमिश और ऐबक के समय में। तो संगमरमर लगाया गया किसके समय में, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो याद रखना 5 मंजिला इमारत का निर्माण हो गया था। तो 4 मंजिला इल्तुतमिश के समय में, 5वीं जो है जोड़ा था किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार से 3 राजाओं का इसमें नाम जुड़ा हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का संबंध कुतुब मीनार से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था, अभी मैंने बताया इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा कराया गया था और ये 4 मंजिला इमारत थी। तो इसका आंसर याद रखना ए हो जाएगा। बाद में इसको 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के समय में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। दिल्ली राजधानी पहली बार किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो भारत पर शासन इसने किया था लेकिन लाहौर से शासन किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला था जिसने जो है चांदी का टक्का सिक्का शुरू कराया था और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी, तो क्वेश्चन वही है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, दिल्ली उसकी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक, कई बार लोग जो है मोहम्मद गौरी को बता देते हैं, ऐबक को बता देते हैं, लेकिन नहीं, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कोई था तो इल्तुतमिश था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग था, उसे हम वो किसका था, तो इल्तुतमिश का था। और दार उल इस्लाम का मतलब होता है पूरे देश में इस्लामीकरण। तो ये किसका अंग था, इल्तुतमिश का। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो गुलाम का गुलाम कहते हैं किसको, तो ये बात याद रखना, गुलाम का गुलाम कहा जाता है आपका बलबन को। ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था, गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और गौर करना, बलबन को भी गुलामों का गुलाम कहते हैं, ये भी याद रखना। कैसे, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन था। तो याद रखना इल्तुतमिश और बलबन दोनों को गुलामों का गुलाम कहते हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मैंने जो दिया है वो इल्तुतमिश के संदर्भ में दिया है, इसीलिए मैंने आपको ये अलग से बता दिया है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी अगर कोई नहीं था तो मलिक अल्तुनिया नहीं था। और मलिक अल्तुनिया था कौन, तो मलिक अल्तुनिया रजिया का पति था, इसी से रजिया की शादी हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। बाकी इसमें जितने लोग हैं सब इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब, तो सिंधु नदी तक आक्रमण पहुंच गया था इल्तुतमिश के समय। मैंने आपको बताया था मकबरनी की जो है पीछा करते हुए आया था कौन, चंगेज खां। तो यह आक्रमण कब है, इल्तुतमिश के समय में हुआ था और ये जो है सिंधु नदी तक पहुंच गया था चंगेज खां, याद रखना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चंगेज खां का मूल नाम क्या है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो चंगेज खां का मूल नाम है जो आपका याद रखना टेमुचीन नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, में कौन सा कथन सत्य है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वाजिम युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। तो वही जलालुद्दीन मकबरनी जो ख्वाजिम का सुल्तान था उसी की जो है उसको जो है पीछा करते हुए वो सिंधु नदी तक आया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, गलत हो जाएगा। याद रखना ये तैमूर का आक्रमण जो है किसके समय में हुआ था, तो याद रखना ये आक्रमण बहुत बाद में हुआ था जब जो है सैयद वंश था। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय शासनकाल में वास्को डी गामा आया था, गलत हो जाएगा। वास्को डी गामा और जमोरिन के शासनकाल में आया था, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, बाकी दूसरा और तीसरा इसमें गलत हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार आ चुका है, इसको अच्छे से कर लेना। तो याद रखना, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार बनाया था किसे? तो मलिक जानी को बनाया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। नेक्स्ट आपका, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति 2 शासकों ने अपनाई थी। इसमें पहला है बलबन और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन पहला सुल्तान था जिसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी अपने शासन को मजबूत करने के लिए, और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाई थी। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जिले इलाही। और दीन इलाही जो है ये किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। तो या तूतीय हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। और कैसर हिंद उपाधि महात्मा गांधी ने ली थी, अंग्रेजों ने दिया था। जिले इलाही उपाधि बलबन ने ली थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, ये बलबन ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। बलबन ने जो है कहा था कि जो राज्य होता है वो ईश्वर द्वारा प्रदान किया जाता है, अर्थात अल्लाह ने हमें चुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था? तो ये बलबन ने किया था। यह ईरानी त्यौहार था, फारसी त्यौहार था, इसकी शुरुआत बलबन ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली क्योंकि वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। तो दोनों सेंटेंस सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं हो रही है। तो बलबन ने सारी शक्ति को केंद्रित क्यों किया था, अपने पास क्यों रखा था? क्योंकि विद्रोह अगर ना होने पाए और कोई जो है शासन सत्ता पर अधिकार न करने पाए, इसकी वजह से किया था। मंगोल आक्रमण के भय से नहीं किया था। लेकिन मंगोल आक्रमण हुए थे और उसकी सुरक्षा के लिए कई जो है उसने किलों का निर्माण कराया था। दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, इसका आंसर बलबन हो जाएगा। तो याद रखना, ये आपका गाजियाबाद के आगे जो है गंगा नदी किनारे जो है ये आपका गढ़मुक्तेश्वर पड़ता है, वहाँ की मस्जिद है। उसी पर खलीफा का जो है सहायक की उपाधि कौन लिया था? तो याद रखना, ये बलबन ने लिया था। यहाँ बलबन का अभिलेख मिलता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो बलबन के। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो एकता व्यवस्था की जो शुरुआत थी वो इल्तुतमिश ने किया था और अलग अलग प्रांतों में बांटा था भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए। पहला है आपका, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, बिल्कुल सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में आता था, गलत हो जाएगा। ये एकता व्यवस्था का जो जितना पैसा होता था वो सुल्तान के खाते में ना आकर के ये जो है अलग अलग प्रांतों के लोगों को दिया जाता था और ये जो है सेना के खर्च के लिए इकट्ठा होता था। ये अगला है आपका, मुफ्ती को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एकतादारों को भी सैनिक रखने पड़ते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो एकता से जो पैसा इकट्ठा किया गया था वो सेना के खर्च के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट आपका, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने किया था, या एक सैन्य विभाग था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा कथन है जिसका सुमेल नहीं है? दीवान ए जो है मुस्खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, बिल्कुल सही। दीवान अमीर को एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, बिल्कुल सही। दीवान खैरात जो है लोगों को जो है दान देने के लिए विभाग बनाया था फिरोज तुगलक ने, बिल्कुल सही है। दीवान रियासत इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, बलबन ने नहीं की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो प्रशासन से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको मैं अलग से कराऊंगा ही। अगला आपका, दीवान अर्ज विभाग संबंधित किससे था? तो रक्षा विभाग से था, अर्थात सैन्य विभाग से था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था? मैंने अभी बताया
जो है आपका इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये याद रखना, ये इल्तुतमिश ने चलाया था और इसके लिए टकसाल की स्थापना भी कराई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और इन टंका पर चांदी पर रजिया का नाम भी उसने लिखवाया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो ये चांदी और तांबे के। तो जो टंका होता था ये चांदी का, जबकि ससगनी और जीतल ये आपका तांबे का होता था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है वो कौन सा मकबरा है? तो याद रखना वो बलबन का मकबरा है जो बिल्कुल शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका तबकात ए नसीरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नसीरी का जो लेखक है याद रखना ये आपका मिनहाज उस सिराज है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये गुलाम वंश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। इसी तरह के खिलजी तुगलक सब वंश के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।